हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेम सिंह कुमार भी आप सभी को स्वागत करता हूं वी मेक टीचर्स में। दोस्तों, आज की क्लास में लेकर आया हूं यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के एक महत्वपूर्ण यूनिट जिसका नाम है बैंकिंग और वित्तीय संस्थाएं। इस यूनिट से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्य बैंकों का कोष आधारित व्यवसाय नहीं है? ये आपका प्रश्न पूछा गया है दिसंबर 2018 में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्य बैंक का कोष आधारित व्यवसाय नहीं है? कौन सा बैंक का कॉमर्शियल बैंक का कोष आधारित व्यवसाय नहीं है? इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी साख पत्रों का निर्गमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची 1 की मदों को सूची 2 की मदों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को आपको चुनना है। यहाँ पे आपका सूची 1 दिया हुआ है और यहाँ पे आपका सूची 2 दिया हुआ है। यहाँ पे आपको सही मिलान करना है। ए नंबर में है एनपीए। क्या है? एनपीए। तो एनपीए किससे संबंधित है? तो एनपीए आपका ऐसे ऋण एवं अग्रिम जिन्हें 90 दिनों से अधिक नहीं चुकाया गया है। सेकेंड में आपका दिया हुआ है एसएलआर। क्या दिया हुआ है? एसएलआर। एसएलआर क्या है? तो एसएलआर आपका शुद्ध एवं मांग एवं समय दायित्व का वह प्रतिशत जिसे तरल संपत्तियों के रूप में रखा जाना है। नेक्स्ट है आपका रेपो दर। इसके बारे में तो आप लोग जानते हैं, ये बहुत फेमस है। इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। रेपो दर क्या है? तो रेपो दर क्या है? वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को धन उधार देती है। लास्ट आपका बच गया क्या? सीआरआर। तो सीआरआर क्या हो जाएगा? तो सीआरआर आपका यहाँ पे जमाओं का वह प्रतिशत जो आरबीआई में नगद के रूप में रखा जाता है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यदि आप इस टॉपिक से संबंधित पूरा डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब आरबीआई सीआरआर में कमी करता है तो इसका क्या प्रभाव होता है? आपको बताना है कि जब आरबीआई जब आरबीआई सीआरआर में कमी करता है तो इसका क्या प्रभाव होता है वो आपको बताना है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋण देने योग्य संसाधनों में क्या होती है? वृद्धि होती है। कब? जब आरबीआई सीआरआर में कमी करता है तो इसका क्या प्रभाव होता है? ऋण देने योग्य संसाधनों में क्या होती है? वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का प्रकार नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का प्रकार नहीं है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जमाओं को स्वीकार करना और जनता को ऋण प्रदान करना। ये आपका आरबीआई का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसको एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्यक्रम के एक भाग के रूप में निर्यातकारी कंपनियों हेतु वित्त को सम्मिलित नहीं किया जाता है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किसको एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्यक्रम के एक भाग के रूप में निर्यातकारी कंपनियों हेतु वित्त को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी माल लादने के बाद ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्रीय बैंक। कौन सा बैंक? केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से किस नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में बचत, निवेश और उपभोक्ता द्वारा खर्च किए जाने को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित कर सकता है? आपको बताना है केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से किस नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में बचत, निवेश और उपभोक्ता द्वारा खर्च किए जाने को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित कर सकता है?
इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मौद्रिक नीति के द्वारा। किस नीति के द्वारा? मौद्रिक नीति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सा नवाब का कार्य नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवाब का कार्य नहीं है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी शहरी विकास की समस्याओं के विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान को बढ़ावा देना। ये आपका नवाब का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे आपका अभिकथन दिया हुआ है, यहाँ पे आपका कारण दिया हुआ है और नीचे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कारण गलत है। तो चलिए पहले चर्चा कर लेते हैं कि अभिकथन में क्या दिया हुआ। अभिकथन में दिया हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की ओर से सार्वजनिक ऋण की देखरेख करने और नए ऋणों और ट्रेजरी बिलों को जारी करने का कार्य सौंपा गया है। बोल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक को, किसको? भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की ओर से सार्वजनिक ऋण की देखरेख करने और नए ऋणों को ट्रेजरी बिलों को जारी करने के लिए कार्य सौंपा गया। ये आपका अभिकथन में बोल रहा है। कारण क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कारण है कि भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के किसको? गवर्नर को और डिप्टी गवर्नर को केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अभिकथन सही है या कारण सही है। यदि आपका ए सही है और आर, लेकिन आर सही नहीं है, तो इसके लिए आपको ऑप्शन ए में टिक करना है। तो यहाँ पे आपका ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इस तरह करके आपको आंसर चूज करना है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यानी भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्रीय एवं राज्य सरकार की ओर से सार्वजनिक ऋण की देखरेख करने और नई ऋणों को ट्रेजरी बिलों को जारी करने का कार्य सौंपा गया। किसको? भारतीय रिजर्व बैंक को। और यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एक मुद्रा के विधिक स्थिति को हटाने या छीनने की प्रक्रिया योदक है। यहाँ पे आपको खाली जगह है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी विमुद्रीकरण एक मुद्रा की विधिक स्थिति को हटाने या छीनने की प्रक्रिया को योदक है। क्या? विमुद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? सही कूट इंगित करना। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन गलत है और कौन सा कथन सही है। जो कथन गलत है उसके लिए आपको आंसर बताना है। कथन नंबर 1 में दिया हुआ है कि भारत में साख मूल्यांकन संस्थाओं के परिचालन हेतु दिशा निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। कथन नंबर 1 है कि भारत में साख मूल्यांकन संस्थाओं के परिचालन हेतु दिशा निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है। सेकेंड आपका दिया हुआ है भारत में सभी शासित पूंजी कोष सरकार द्वारा प्रवर्तित किए गए हैं। 3 में दिया हुआ है पारस्परिक निधि एक शासित पूंजी कोष की तरह कार्य कर सकती है। 4th में है साख श्रेणी किसी व्यक्ति की साख स्थिति के संबंध में से एक अधिकारित गारंटी है। कूट यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि आपका 1 2 3 4 अगर गलत है तो इसके लिए आपको आंसर ए में टिक करना है। 1 2 और 3 गलत है तो इसके लिए आपको बी में टिक करना है। इसके लिए यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 2 और 3 क्या है? गलत है। 1 2 और 3 क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे अभी आपका अभिकथन दिया हुआ है और यहाँ पे आपका तर्क दिया हुआ। तो अभिकथन है सैटेलाइट नेटवर्किंग के द्वारा भविष्य में अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक धन निकासी होगी। कथन क्या है कि सैटेलाइट नेटवर्किंग के द्वारा, किसके द्वारा? सैटेलाइट नेटवर्किंग के द्वारा भविष्य में अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक धन निकासी होगी। यहाँ पे आपका तर्क दिया हुआ है कि आरबीआई ई बैंकिंग को प्रोत्साहित करता है। क्या? आरबीआई ई बैंकिंग को प्रोत्साहित करता है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अर्थात सैटेलाइट नेटवर्किंग के द्वारा भविष्य में अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक धन निकासी होगी। ये आपका कथन सत्य है और आरबीआई ई बैंकिंग को भी प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और निम्न कोटों की सहायता से आपको उत्तर का चयन करना है। इधर आपका सूची 1 दिया हुआ है और यहाँ पे आपका सूची 2 दिया हुआ है। तो आपको बताना है संबंध बैंकिंग किससे संबंधित है। क्या आपको बताना है? संबंध बैंकिंग किससे संबंधित है। तो जो संबंध बैंकिंग है वो है आपका ग्राहकों के साथ गहन संबंध स्थापित करती है, उन्हें बनाए रखती है और उन्हें बढ़ाती है। सेकेंड में आपका दिया हुआ है व्यापारी बैंकिंग। क्या दिया हुआ है? व्यापारी बैंकिंग। तो व्यापारी बैंकिंग किससे संबंधित है? इश्यू प्रबंध के व्यवसाय में कार्यशील है। नेक्स्ट है आपका स्वदेशी बैंकिंग। क्या है आपका? स्वदेशी बैंकिंग। स्वदेशी बैंकिंग किससे संबंधित है? हुंडियों में काम किया जाता है और निक्षेप स्वीकार किए जाते हैं। लास्ट में आपका दिया हुआ है विकास बैंक। तो विकास बैंक किससे संबंधित है? तो विकास बैंक आपका उद्यमिता आधार का विस्तार करती है और औद्योगिक विकास की तीव्र गति में सहयोग करती है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आपका कथन दिया हुआ है, यहाँ पे आपका कारण दिया हुआ है। कथन यहाँ पे दिया हुआ है कि बैंक अभी वैश्विक रूप से अधिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और समष्टि स्थायित्व एक आवश्यकता है, लेकिन अस्थायी आर्थिक समृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। कथन है कि बैंक अभी वैश्विक रूप से अधिक चुनौतियों का सामना कर रहा है और समष्टि स्थायित्व एवं आवश्यकता है, लेकिन अस्थायी आर्थिक समृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं। ये आपका क्या है? कथन दिया हुआ है। कारण है कि विनिमय केवल एक भाग है और समृद्धि तथा अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए उनका कार्यान्वयन समान रूप से महत्वपूर्ण है। कारण क्या है? कारण है कि विनिमय केवल एक भाग है और समृद्धि तथा अस्तित्व को प्राप्त करने के लिए उनका कार्यान्वयन समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत में बैंकिंग के संबंध में सही कथनों को संयोजन की चिन्हित करना है। आपको बताना है कि भारत में किससे संबंधित? बैंकिंग से संबंधित, भारत में बैंकिंग से संबंधित, किससे संबंधित? भारत में बैंकिंग से संबंधित में सही कथनों का संयोजन करना है। नंबर 1 है कई वर्ष तक प्रेसिडेंसी बैंक ने अर्ध केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था। सेकेंड में द बैंक ऑफ हिंदुस्तान को वर्ष 1829 से 32 के दौरान परिसमाप्त कर दिया गया था। थर्ड में आपका भारत का जनरल बैंक एक असफल बैंक था और उसे वर्ष 1791 में भंग कर दिया गया। फोर्थ है बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम वर्ष 1921 में बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर आपको चयन करना है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यवहार में लाई गई साख सृजन नियंत्रण की मात्रात्मक पद्धति को इंगित करता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा
व्यवहारों में लाई गई साख सृजन नियंत्रण की मात्रात्मक पद्धतियां इंगित करता है। ये आपको बताना है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 1